बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी खबरें ज़्यादा हैं, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को निपटा दिया जाए और फिर अगले व्लॉग में आपको नई और ताज़ा खबरें मिलें। पहली खबर है, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस कमेटी के सरबराह हैं जो कि पोलिटिकल कमेटी कहलाती है, जो डायलॉग कर रही है, बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में वो सारी बातें बता दी जो मैंने भी आपको आप तक पहुंचाई थी। वो सारी बातें बता दी कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसमें इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा शामिल है, लेकिन ये बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं छोड़ रहा और शफाफ शफाफ इंतखाबात के लिए हम मौजूद हैं। और फिर उन्होंने साइफर पे भी इज़हार ख्याल किया। साइफर पे भी उनकी वही राय है जो कि इमरान खान साहब की राय है। 9 मई के बारे में भी वही राय है जो इमरान खान साहब की राय है। इसलिए उनकी ज़मानतें भी, असद कैसर साहब की ज़मानत भी हुई है, लेकिन खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को आई है जी, गवर्नमेंट आई है। सब स्पीकर कौमी असम्बली साबिक असद कैसर साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। असद कैसर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त सूबाई हुकूमत ने दायर कर रखी है कि जनाब ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी उनको जमानत दी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। असद कैसर साहब की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, वरना अब आज तक होता नहीं है कि इस तरीके से कोई ज़मानत की मनसूखी के लिए सूबाई हुकूमत दिलचस्पी ले। इसका मतलब है कि अभी वो सिलसिला चल रहा है कि चुन चुन के जो लोग हैं, जहाँ पे जो सीटें महफूज हैं और बंदे भी मजबूत और सीटें भी महफूज, तो वो सीटों को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। तो अगला प्रेशर देखते हैं असद कैसर साहब पर कैसे आता है। इसी तरीके से एक और अपील आई है और वो डिप्टी कमिश्नर हाई कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है और वो भी है कि जनाब जो 19 मई जो 3 MPO के तहत जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया था, कारकुनान को गिरफ्तार किया था, पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था और 3 MPO के जो गिरफ्तारियां वो कलअदम करार दे दी थी। मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा लोग उनको रिलीफ मिला था और वो रिहा हुए थे। तो उन कारकुनान की रिहाई के खिलाफ भी डिप्टी कमिश्नर पेशावर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो कहते हैं कि ये गिरफ्तारियां वापस होनी चाहिए और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। तो इस केस की समाअत भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को ही करेगा। ये खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक मामला रुका नहीं है। एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ मामला तय करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो रिलीफ मिला है हाई कोर्ट लेवल तक, उनको भी रिलीफ ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि खेल अभी जारी है, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये पैरेलल चलता रहेगा। एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, छापे होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि अगली जो खबर मैं आपको देने लगा हूँ वो यही है कि आज एक वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसने अपील की थी कि फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे मुल्क भर में, पाकिस्तान में, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा था और कुछ मुकामात पे कुछ और जो है पॉइंट रखे गए थे। लेकिन हुआ यह है कि पहली बात तो यह है कि पहले ही डिस्करेज किया गया, पहले खबरदार किया गया SHOs की तरफ से और वो सारी चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से PTI को कहा गया है कि आपने खबरदार अगर आपने ये एहतजाज किया। दूसरी जानिब फिर आज जब जुमे के बाद पुरअमन तौर पे मुजाहरे हुए तो उसमें पुलिस ने उसमें भी गिरफ्तारियां की हैं, पकड़ धकड़ की है और ये पाकिस्तान की तारीख में 76 साल तारीख में ये पहला मौका है कि फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सियासी जलसों की सबको इजाज़त है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमात इस्लामी ने भी पिछले दिनों मुजाहरे किए और वो भी उन्होंने एक दिन मुख्तस किया फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन जमात इस्लामी को उस पर कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं जी नहीं, अभी तक 0 टॉलरेंस पे चल रहा है, तो उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले सड़कों पर, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और पुरअमन शहरियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं
कि क्या हिदायत दी गई हैं, हुकूमत की पॉलिसी क्या है। वही पॉलिसी है जो बाजवा साहब ने हवाले की थी शहबाज शरीफ साहब के, और वही पॉलिसी है जो शहबाज शरीफ के बाद अब अनवर काकड़ साहब जो हैं वो लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं। निगरान हुकूमत वही कुछ कर रही है जो पिछली 15 जमातों ने किया था, लेकिन अब निगरान हुकूमत के मामले में भी कुछ शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, और वो हमारी तरफ से नहीं हो रहे बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो रहे हैं और दीगर जमातों की तरफ से भी हो रहे हैं कि ये सारे का सारा जो इनका टिल्ट है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है, और नवाज शरीफ साहब हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, उनको उनके एजेंडे को लेके, उनके पॉलिटिकल एजेंडे को लेके ये निगरान हुकूमत आगे बढ़ रही है। और पिछले दिनों अनवर काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया निगरान वज़ीर आज़म में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो कोई डील के नतीजे में नहीं आ रहे और कोई समझौता नहीं हुआ, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वो इलेक्शन उनको लड़ना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब जो है साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अनवर काकड़ साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सियासी समझौते के तहत आ रहे हैं, और वो समझौता क्या हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमें मालूम है कि वो समझौता क्या है, क्योंकि साल 2024 पाकिस्तान की सियासत का नहीं बल्कि इस खत्ते की सियासत के लिए भी बहुत अहम है, और इस खत्ते के नहीं बल्कि इस खत्ते से बाहर भी उसका ताल्लुक जो है वो मशरक़ वस्ता से भी है और खलीजी पॉलिटिक्स से भी है। तो पाकिस्तान साल 2024 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कोशिश की जाएगी कि इसराइल का तनाज़ा किसी न किसी तरीके से, इसराइल को तस्लीम करने का तनाज़ा जो है वो किसी न किसी तरीके से हल हो जाए, और सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों बैक वक्त जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ आगे बढ़ें। ये चीज़ जो है, ये इशू, ये बंद कमरों में हर जगह मौजूद है ये मौजू, लेकिन ये पाकिस्तान के अभी तक पाकिस्तान में ओपन नहीं हुआ। इस पर ओपन डिबेट हो जानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको ओपन डिबेट हो जानी चाहिए, ओपन डिबेट स्टार्ट करनी चाहिए कि इसके ज़ाहिर है एक सेनेट हमारे पास मौजूद है, सेनेट के फोरम पे इस पे हो जानी चाहिए बहस, और सेनेट का इजलास बुलाया जाए, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, पीटीआई समेत, तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जा सकती है। लेकिन सेनेट का इजलास भी अभी तक नहीं बुलाया जा रहा, और इसीलिए क्योंकि अब मामला ये है, जो अगली खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे करने के लिए, उनके जलसे जुलूस करने के लिए, वो भी इजाज़त नहीं मिली। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट में जलसा करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगी हुई है गवर्नमेंट से, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं मिल रही थी जलसा करने की भी, सियासी जलसा करना चाह रहे हैं वो जो प्रोसीजर है कि डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दी जाती है, जगह का बताया जाता है, उसके बाद वो टर्म एंड कंडीशंस तय किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर एक मुआहदा होता है इंतजामिया और सियासी जमात के दरमियान, और उसके बाद फिर वो काम किया जाता है, जलसा किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, जो भी करना है वो किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की इजाज़त अभी तक नहीं मिल रही, और ये मामला पहुंचा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई लिबर्टी चौक में ये मुजाहरा करना चाह रहा था, और उसमें अदालत ने दरखास्त गुजार को किसी दूसरी जगह इजाज़त दिया। डिप्टी कमिश्नर ने एक रिपोर्ट सबमिट की अदालत में, और वो अदालत ये रिपोर्ट सबमिट ये की गई क्योंकि लिबर्टी चौक में उन्होंने कहा जी कि पहले भी लिबर्टी चौक एक सिंबल बन चुका है, और वहीं से जो कोर कमांडर हाउस जो है वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी, तो वो जो तोड़फोड़ है वो भी लिबर्टी चौक से ही जुलूस शुरू हुआ था। इसलिए हमारे पास जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने जलसे का एनओसी ना देने की रिपोर्ट पेश की थी, यानी उसमें इंटेलिजेंस इदारे होंगे यकीनन, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल लाहौर पे बनाई गई है कमेटी। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी कि वो कमेटी ने कहा कि जी हमने ये मामला गड़बड़ होगा इसलिए नहीं करेंगे, और 9 मई को पीटीआई वर्कर्स और वाप लीडर्स ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घराव किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। दरखास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ और उसमें ये जायज़ा लिया गया, और उसके बाद फिर ये इनकार कर दिया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने उन्होंने हुक्म दिया है कि क्योंकि फिर ये 15 दिन मांग रहे थे डिप्टी कमिश्नर की, हम इसको रिविजिट करते हैं तो कोई और लोकेशन, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और उन्हें हुक्म दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर, दरखास्त पर 2 दिन के अंदर अंदर फैसला करें, और डिप्टी कमिश्नर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहाँ जलसा करना है और कहाँ इनको इजाज़त देनी चाहिए। 10 दिन मांगे थे, लेकिन 10 दिन उन्होंने कहा कि नहीं दिए जा सकते, 2 दिन के अंदर आप फैसला करें, और इससे दरखास्त निपटा दी। और अदालत ने यह भी कहा कि डिप्टी लाहौर को जलसे की इजाज़त ना देने का नोटिफिकेशन
पेश करें जी, वो पेश कर दिया गया, जिस पर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये भी है कि जो ऑब्जर्वेशन, जो रिमार्क्स दिए ऑनरेबल जज ने, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इसको जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो फिर किसी भी सियासी जमात को आप जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। अगर बाकी सियासी जमातें करेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगा, ये करेगा जी, एहतजाजी जलसे जुलूस करेगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन जब करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी जो कि डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ था। ये सिचुएशन है। और दूसरी जानिब नैब तरामीम के खिलाफ, नैब तरामीम का जो कानून कलअदम करार दिया था चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तीन रुकनी बेंच ने, तो ये फुल बेंच का फैसला था, उसमें 2-1 से फैसला आया हुआ था। तो इन तरामीम को जो कि कलअदम करार दी थी, उसमें आज नज़रसानी की अपील दायर की गई है। अपील नहीं दायर की, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त है एडवोकेट फारूक एच नाइक ने, और दरख्वास्त गुजार हैं अब्दुल जब्बार। वो कहते हैं कि जी अब्दुल जब्बार इस केस के मुतासरा हैं और उनको सुने बगैर ये नैब तरामीम कलअदम करार दी गई हैं, और वो एक मुतासरा फरीक थे, उनको नहीं सुना गया। जबकि एक्चुअल बात यह है कि फारूक एच नाइक साहब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, और इससे चूंकि नैब तरामीम का जो कानून कलअदम करार दिया, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मुकदमात बहुत सारे खुले हैं, रहनुमाओं के, मुस्लिम लीग नवाज के भी खुले हैं, दीगर जमातों के भी खुले हैं, लेकिन फारूक एच नाइक साहब गए हैं। और ये बात वाक़तन गलत है कि सुनने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि उस वक्त तमाम सियासी जमातों को मौका दिया गया था और नोटिस भी जारी किए थे, आएँ और आके बताएं, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था। इंडिविजुअल को जाहिर है मौका नहीं मिलता, जो बड़ा केस था 184(3) के तहत, और उस वक्त मुतासरा थे तो ये खुद भी जा सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्हें नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। और फिर न सिर्फ ये, बल्कि ये जो फैसला आया है दूसरा प्रोसीजर एक्ट के, वो भी चैलेंज कर दिया गया, यानी कि उसके फैसले को भी, उस पर भी नज़रसानी फाइल कर दी गई है, अपील फाइल कर दी गई है। उसमें भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। पैराग्राफ 2 था कि उसमें राइट ऑफ अपील दिया गया था, वो कहते हैं कि राइट ऑफ अपील का हक वो ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये था कि मौसर ब माजी, उसको भी चैलेंज किया गया है। तो ये दोनों जो हैं वो चैलेंज कर दिए गए हैं, और वो फैसला भी चैलेंज हो गया है, जो कि अभी तक तफसीली फैसला आया भी नहीं। अब तक फ़िलहाल इतना ही, बाकी इंशाल्लाह खबरें फिर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।